अब आता है 6 चैप्टर अपना एनसेम्बल मेथड, ठीक है। तो इसका मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ इसमें पूरे में होने क्या वाला। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें ऐसा था कि इनपुट आता, देन इधर हमारा मॉडल काम करता और हमें आउटपुट मिल जाता, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आता है मेंटोस जिंदगी टाइप। ये बोलता है एनसेम्बल मेथड कि भाई हमेशा तुम एक मॉडल पे डिपेंड क्यों करते हो कि इससे पूछा और इससे आउटपुट ले लिया। ये बोलते हैं मल्टीपल मॉडल्स का फायदा उठाओ, ऐसा। तो इसमें अलग अलग तरीके आएंगे, वो हम देखेंगे। मल्टीपल मॉडल यानी कि ये बोलते हैं जैसे हमारे पास ये डेटा पड़ा है, तो ये डेटा को तुम पहले तो स्प्लिट कर दो अलग अलग पार्ट में, फिर ये एक मॉडल को दे दो, ये एक मॉडल को दे दो, ये एक मॉडल को दे दो, फिर इससे जो आउटपुट आता है ऐसा कुछ बनाओ। इन शॉर्ट ये कहता है एक मॉडल पे डिपेंड मत रहो, ज्यादा मॉडल का फायदा उठाओ, सबको ट्रेन करो, सबसे जो आउटपुट आता है सबको मिला के अच्छा आउटपुट बनाओ। समझ आया एनसेबल मेथड क्या करता है? समझ आया ना? हेलो। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, बोलो यार, थोड़ा बोलो। कोई नहीं, चलो ठीक है। तो सबसे पहले इसमें स्टेप्स क्या होंगे? तो पहला स्टेप है कि मॉडल को सिलेक्ट करो। बहुत सारा मॉडल यूज करना है तो देख लेना तुम्हारे टास्क के हिसाब से कौन सा सूट करता है, ठीक है। फिर ट्रेनिंग बेस मॉडल, सारे जितने भी बेस मॉडल है सबको इंडिपेंडेंटली ट्रेन करो। थर्ड है कंबाइनिंग प्रेडिक्शन, जैसा हमने बोला था कि सब मॉडल का जो भी प्रेडिक्शन आता है उनको कंबाइन करो। फिर कंबाइन करते टाइम कितनी सारी चीजें आती है कि मैं एवरेज ले सकता हूँ, वोटिंग ले सकता हूँ। जैसे इसका एग्जांपल ले कि मेरे पास फ्रूट है, ठीक है। उसमें दो ही ऑप्शन है अभी मेरे पास, एक हो सकता है एप्पल, एक हो सकता है ऑरेंज, ठीक है। अभी मैंने बहुत सारे मॉडल से ये आउटपुट निकलवाया, तो इस केस में मैं वोटिंग ही यूज करूंगा। पता चला वोटिंग क्यों यूज कर रहा हूँ? क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम, तो मैं देखूंगा कि सबसे ज्यादा एप्पल आया है, सबसे ज्यादा ऑरेंज आया है। पता चला वोटिंग क्यों की इस केस में। और अगर हम्म। प्रेडिक्शन का केस होता, अगर जहाँ पे अलग अलग वैल्यूज आ रही है, V1 V2 अलग अलग वैल्यू आ रही है, उस केस में मैं शायद एवरेज ले सकता हूँ या कुछ और कर सकता हूँ। तो हमें ये पता रहना चाहिए कि कौन से केस में वोटिंग हो सकती है, कौन से केस में एवरेज हो सकता है, ठीक है। ये नहीं समझ आया, एक बार और बता ना। हाँ देख, ये इतना पहले स्टेप पता चला कि हम बहुत सारे मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं और उनसे आउटपुट आएगा, ठीक है। तो एक हमारा अभी मैंने एग्जांपल लिया फ्रूट का क्लासिफिकेशन करना। अभी हम्म। ऐसा समझ के चलना, दो फ्रूट है, एक एप्पल है दूसरा ऑरेंज है, ठीक है। अब मैंने सारे मॉडल पे ये ट्रेनिंग की, इस मॉडल ने बताया एप्पल है, इस मॉडल ने बताया एप्पल है और लास्ट वाले ने बताया ऑरेंज। तो यहाँ पे मैं एवरेज नहीं ले सकता हूँ, यहाँ पे मेरे को हम्म। वोटिंग करनी पड़ेगी कि कौन सा सबसे ज्यादा बार आया। तो इधर एप्पल सबसे ज्यादा बार आया तो मैं एप्पल ले लूंगा। पता चला? हम्म। हाँ, अब आता है दूसरा केस, जहाँ पे सपोज मैं हाउस के प्राइस की प्रेडिक्शन करवाता हूँ। तो अलग अलग मॉडल है, इसने कुछ और बताया 2000, इसमें 3000 बताया, इसने कुछ 2.5 बताया, ठीक। अब मैं इनकी वोटिंग थोड़ी कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे को एवरेज लेना पड़ेगा। ओके। हाँ, वोट क्यों नहीं कर सकता? ये भी एक बार है, ये भी एक बार है, ये भी एक बार। अगर मैं हम्म। एवरेज लूंगा तो कुछ अच्छा वैल्यू आ जाएगा 2 की लाइन में समथिंग, ठीक है। ठीक तो है। ये इसका है कि कौन सी जगह क्या होगा वो हमें पता होना चाहिए, कहाँ पे वोटिंग होगी, कहाँ पे एवरेज हो सकता है, सर, ठीक है। देन लास्ट में परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, कि हमारा जो भी आउटपुट आया है उसे हम वैलिडेट कर ले, जैसे क्रॉस वैलिडेशन से, जैसा भी है, ठीक है। पता चला क्या है मेन? ट्रेनिंग करो सबकी इंडिपेंडेंटली, सबका जो भी प्रेडिक्शन आता है, जो भी आउटपुट आता है उसको कंबाइन करो, कंबाइन के अलग अलग तरीके, वोट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, फिर लास्ट में इवेल्युएट कर लेने का कि सही हुआ क्या हुआ, ऐसा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला आता है डिसीजन ट्री, ठीक है। अब डिसीजन ट्री के लिए क्या क्या समझ के रखना है? पहला तो ये सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक, ठीक। दूसरी चीज, ये दोनों में काम आता है, क्लासिफिकेशन में भी, रिग्रेशन में। पर यहाँ पे अभी हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज करें। अभी इसका ट्री जैसा स्ट्रक्चर होता है, देखो ऐसा। ये होता है डिसीजन ट्री का स्ट्रक्चर, जहाँ पे लीफ नोड है, डिसीजन नोड है, ऐसा ऐसा। अब इसमें हम स्प्लिट करते जाते हैं। इसका एग्जाम्पल ही हम देख लेते हैं पहले, पता चलेगा, ठीक। तो ये डायरेक्ट बनाना हमें कभी नहीं आएगा, ठीक है। ये देख के ये हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, बहुत टाइम लग जाए। बट अभी समझने के लिए देख लेते हैं, ठीक। अभी ये अलग अलग डेज दे रखे हैं, वेदर दे रखे हैं। वेदर 3 टाइप के हैं, सनी है, क्लाउडी है और रेनी है। फिर उनके टेम्परेचर दे रखे हैं, ह्यूमिडिटी, विंड, और लास्ट में ये जो हमारा आउटपुट है, ये हम उस दिन प्ले कर सकते हैं कि नहीं, मतलब हम उस दिन खेलने जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो यस नो है, ठीक है। ये पता चला डेटा क्या है, नॉर्मल डेटा है जो भी हम्म। आता है ना।
अब इसका हम डिसीजन ट्री बनाएंगे कि भाई कैसे मैं डिसीजन लूं बिना किसी कंफ्यूजन के। तो वेदर है, वेदर 3 तरह के थे, सनी, क्लाउडी और रेनी। अब मैंने क्या किया, क्लाउडी में डायरेक्ट यस लिख दिया। क्यों लिखा पता है? ध्यान से देखना। क्लाउडी में देखो, ये क्लाउडी है और ये एक है और ये एक है। तो भले इधर कुछ भी हो अंदर, क्लाउडी में हमेशा खेलने जाना होता है। पता चला? अगर वेदर मेरा क्लाउडी है ना, तो उस दिन पक्का है कि मैं खेलने जाऊंगा। तो इसलिए मैंने उसको आगे स्प्लिट ही नहीं किया, क्योंकि कंफर्म है कि हाँ मेरे को खेलने जाना है। अब यही बात है सनी हाँ की। सनी का जब तुम डेटा देखोगे ना, तो ये रहा सनी इधर, 2, 3, 3 है, ठीक। तो सनी में डायरेक्ट में नहीं बता सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे नो है, यहाँ पे नो है और एक में यस है। तो मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता। तो ये किस पर डिपेंड करता है, फिर हमें एनालाइज करना पड़ेगा। और बहुत एनालिसिस के बाद पता चला ये ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है। ह्यूमिडिटी हाई हो तो उस दिन खेलने नहीं जाना, नॉर्मल हो तो उस दिन जाना। पता चला? ऐसे ही ये रेनी है। रेनी का भी जब तुम देखोगे तो तुम्हें पता, मतलब ये पता चला फॉर्म कैसे हो रहा है। क्लाउडी हाँ में यस इसलिए लिखा क्योंकि वहां पे डिसीजन लेना बहुत इजी था। और भी केस बन सकते कि जैसे ये विंड है, फिर आगे भी और हो, फिर और आगे हो, और असली में तो आगे होंगे ही, कॉम्प्लेक्स चीजें ऐसे ही बनी होगी। फिर लास्ट में हमें पता चलेगा। तो ये हमें पता चलता है कि भाई ये रेनी है, इसके लिए डिसीजन लेने के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन हमें पता चलेगा ऐसा ऐसा। पता चला? ये डिसीजन ट्री का कंसेप्ट है पूरा। ठीक है, पता चला पूरा क्या हुआ? हेलो? हाँ हाँ हो हाँ, ठीक है। अब इसका एल्गोरिदम क्या है, तो अपने को ऐसे देख के पता चल जाएगा। पहला स्टेप है कि भाई रूट नोड से चालू करो। ठीक है, रूट नोड से चालू करो जो भी हमारा है। जैसे यहाँ पे हमारा वेदर था तो मैंने ऊपर वेदर लिख दिया था। सेकेंड स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट है, एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर। हमें नहीं पता चलेगा कि डायरेक्ट कौन सा एट्रीब्यूट मुझे लेना है। जैसे सनी वाले में मैंने एट्रीब्यूट लिया ही नहीं था, डायरेक्ट यस कर दिया था। फिर सनी वाला नहीं, सॉरी रेनी वाला, सनी वाले में हमने लिया था ह्यूमिडिटी। क्लाउडी तो ये वाला। मैं पता कैसे लगाऊं कि एट्रीब्यूट कौन सा लेना है। तो उसके लिए अलग अलग चीजें आती है, वो हम देखेंगे। एक आता है इंफॉर्मेशन गेन और दूसरा आता है गिनी इंडेक्स। ठीक है, फिर थर्ड आता है कि सबसेट में डिवाइड कर, फिर तो सिंपल है। सबसेट में हमने डिवाइड किया और डिसीजन ट्री बनाते जाओ। और ये प्रोसेस तब तक करती रहनी है, रिकर्सिवली कब तक करती रहनी है, जब तक हमें फाइनल लोड ना मिल जाए, लीफ नोड। जैसे उस केस में हमारा फाइनल क्या था, प्ले था, कि मेरे को खेलने जाना है या नहीं जाना। ठीक है, पता चला? इसका एल्गोरिदम पता चला? हाँ। अब आते हैं कि हमने अभी देखा एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर, कि मैं कैसे पता लगाऊं कौन सा एट्रीब्यूट क्या कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसमें सबसे पहला आता है इंफॉर्मेशन गेन। इसका फॉर्मूला होता है, ये अजीब सा फॉर्मूला है इसका। इंफॉर्मेशन गेन से सिंपल इतना पता चलता है कि कौन सा एट्रीब्यूट किसके लिए कितनी इंफॉर्मेशन दे सकता है। जैसे जब तुम ये सनी का निकालोगे ना, तो पता चलेगा कि ह्यूमिडिटी उसका ये है। मतलब ह्यूमिडिटी जो है वो सनी के लिए इंफॉर्मेशन गेन है। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो मैं ह्यूमिडिटी से पता लगा सकता। पता चला? पता चला क्या कहा? इंफॉर्मेशन गेन। हाँ, तो मैं वापस से बोला, इंफॉर्मेशन गेन हमें एक एट्रीब्यूट के लिए इंफॉर्मेशन बताता है कि इस एट्रीब्यूट से मैं कितनी इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ। ठीक है, पता चला? तो जैसे अभी सनी वाला केस था, तो सनी वाले केस में मैंने ह्यूमिडिटी क्यों लिया, क्योंकि ह्यूमिडिटी का सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन था सनी के लिए। ह्यूमिडिटी का सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन था सनी के लिए, इसलिए मैंने ह्यूमिडिटी को चूज किया कि ये ह्यूमिडिटी ले लूंगा ना, तो मेरे को पता चल जाएगा कि खेलने जाना है कि नहीं जाना, ऐसा। तो हम क्या चाहेंगे, कौन सा एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करने का जिसका इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा हो उस क्लास के लिए। पता चला? इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा होगा तो हम उसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये इसका मैं फॉर्मूला होता है। हाँ, इसको हाँ, एग्जाम में कैसे पूछते हैं? लाइक हमको क्वेश्चन में क्या क्या देते हैं या सम वो पूछते हैं? डिसीजन ट्री ही आएगा, सिर्फ डिसीजन ट्री। अच्छा, इस पे ये नहीं आएगा तो आएगा? मेरे अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन में पूछ सकते ओके, कि इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है, ऐसा। ठीक, ठीक है। फिर आता है अपना एंट्रोपी। एंट्रोपी ये बताता है कि तुम्हारे डेटा कितना डिसऑर्गेनाइज्ड या ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो अगर एंट्रोपी ज्यादा है, इसका मतलब तुम्हारे में इम्प्योरिटी ज्यादा है, तुम्हारा डेटा ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड है, अच्छे से सॉर्टेड नहीं है और अनसर्टेनिटी ज्यादा है। ठीक है, ये लिख ही देता हूँ मैं, क्लियर है।
तो क्या-क्या चीज़ें याद रखनी है वो देख लो। जो इन्फॉर्मेशन गेन था, ये ज़्यादा होना ज़रूरी है, ठीक है? ये ज़्यादा होना ज़रूरी है। दूसरा कौन आया? तो एंट्रोपी क्या बताता है? अगर एंट्रोपी ज़्यादा है, यानी कि हमारा डेटा डिसऑर्गेनाइज़्ड है या सॉर्टेड नहीं है, ठीक है? सॉर्टेड नहीं है। और एक तरह से जो इसका सही मतलब है वो है अनसर्टेनिटी, ये भी बहुत ज़्यादा है, ठीक? तो हम ये चाहेंगे कि हमारी एंट्रोपी कम हो। एंट्रोपी कम हो का क्या मतलब है? कि ऑर्गेनाइज्ड होगा डेटा, सॉर्टेड होगा और अनसर्टेनिटी कम होगी, कम होगी, ठीक है? और एंट्रोपी समहाउ रिलेटेड होता है इन्फॉर्मेशन गेन से। तो अभी तक हमें क्या पता चला? कौन सा एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना है जिसका इन्फॉर्मेशन गेन ज़्यादा हो और एंट्रोपी कम हो, और एंट्रोपी कम हो, ठीक है? इतना पता था? आता है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन गेन ही एंट्रोपी से कैलकुलेट होता है, ऐसा। मतलब एक तरह से मैं कहूँ ना, तो कोई एट्रीब्यूट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? उस एट्रीब्यूट की अगर एंट्रोपी ज़्यादा है ना, इसका मतलब वो ज़्यादा प्योर नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं, इम्प्योर है, ऐसा। तो मतलब वो मेरे फ़ायदे का नहीं है, एंट्रोपी ज़्यादा मतलब मेरे काम का नहीं है। एंट्रोपी कम होनी चाहिए, और एंट्रोपी कम होगी ना तभी ये ज़्यादा होगा इन्फॉर्मेशन गेन, ठीक है? पता चला? हाँ। अब आता है लास्ट गिनी इंडेक्स। गिनी इंडेक्स, गिनी इंडेक्स में ऐसा है कि अगर हाई गिनी इंडेक्स है, ठीक है? गिनी इंडेक्स अगर ज़्यादा है, मतलब हमने जो ये डिसीजन ट्री बनाया है, ये सही से नहीं बनाया, ठीक है? सही से मैंने स्प्लिटिंग नहीं की है। गिनी इंडेक्स कम होना चाहिए। गिनी इंडेक्स कम है मतलब मैंने सही से स्प्लिट किया है। मतलब जो भी मैंने डिसीजन ट्री बनाया वो अच्छे से बनाया, ठीक है? हाँ, तो ये याद रखना जो भी थे मेजर्स। तो इन शॉर्ट हमें क्या पता चला? इंफॉर्मेशन गेन ज़्यादा होना चाहिए, एंट्रोपी कम होनी चाहिए, और गिनी इंडेक्स भी कम होना चाहिए। ये पैरामीटर अगर सारे बैठते हैं, तो उस एट्रीब्यूट को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? पता चला? हाँ, इतना ही है। इतना ही तो नहीं है, तो ज़्यादा ही हो गया थोड़ा। कोई नहीं। इसका लेक्चर देखोगे तो उन्होंने भी न्यूमेरिकल करा है। ये एक्चुअल में न्यूमेरिकल में काम आता है कि ये फॉर्मूला याद रखो, सारे का निकालो, फिर देन डिसीजन ट्री फॉर्म होगा। थियरी मेरे हिसाब से तो नहीं पूछेंगे, पूछ भी ले तो देख लो, इतना तो मैंने बता दिया, बाकी तो याद ही रखना। हाँ, बहुत डिटेल में तो मैंने भी नहीं देखा है कैसे ये हर चीज काम करे। जो भी इधर ट्यूटोरियल दिया हुआ है, शायद जो भी दिया था, हाँ, उसमें वो न्यूमेरिकल ही करा रहा है जहाँ तक है। तो उसने न्यूमेरिकल के थ्रू समझाया है, समझ आ जाएगा, वो देखोगे तो समझ आ जाएगा। तो ये इस तरह से फॉर्म किया, यानी कि ह्यूमिडिटी जो वेरिएबल ये ऐसे सिलेक्ट नहीं किया है, इसका इन्फॉर्मेशन गेन ज्यादा होगा, एंट्रोपी कम होगा और गिनी इंडेक्स भी कम होगा, ठीक है? फिर आता है बैगिंग। बैगिंग तो डायग्राम से ही पता चल जाएगा। तो देखो ये ट्रेनिंग था, तो मतलब ऐसा ही अभी सिंपल मान लो 1 GB का डेटा था पूरा, ठीक है? मैंने अलग अलग स्प्लिट कर दिया ऐसे, समझ लो 200-200 MB में। फिर सबकी ट्रेनिंग करा दी, फिर जब सबका प्रेडिक्शन आया तो उसको मैंने मिला के एक नया बना दिया। इसे कहते हैं बैगिंग, सबसे सिंपल, ठीक है? तो जो रैंडम फॉरेस्ट है वो इस पे काम करता है। रैंडम फॉरेस्ट हम लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है। तो ये इसके मैंने स्टेप्स लिख रखे कि सबसेट बनाओ ट्रेनिंग के, सबको ट्रेन करो। और इसमें एक चीज है कि सारे पैरेलली ट्रेन हो जाते हैं, मतलब एक ही टाइम पे ये सब ट्रेन हो जाएंगे, ठीक है? तो ये है बैगिंग। बैगिंग सबसे सिंपल है, पता चला बैगिंग वाला, ठीक है? अब आता है बूस्टिंग। बूस्टिंग में थोड़ा अलग है। बूस्टिंग में क्या करते हैं, मैंने ट्रेनिंग का लिया, अलग अलग सबसेट बनाया। अब मैंने मान लो इसकी ट्रेनिंग कराई। हाँ, जोड़ा पता है किनको है? जो टेस्टिंग में जिनने गलत आउटपुट दिया, जिन जिन चीजों का गलत आया, तो उसकी वापस से ट्रेनिंग कराई। पता चला? मतलब मान लो मेरे को क्लासिफाई करना है कि ये एप्पल है या ऑरेंज है, ठीक है? तो पहले वाले मॉडल ने चलो काफी अच्छा काम किया, बट जो जो उसने गलत बताया ना प्रेडिक्शन, एप्पल को ऑरेंज या ऑरेंज को एप्पल बताया, उसको मैं वापस से ले जाऊंगा और दूसरे मॉडल से ट्रेन कराऊंगा गलत वाले, ठीक है? अब एक चीज आएगी कि गलत वाले कैसे चले जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, सबको एक इक्वल वेट देते हैं, और जो जो गलत निकलते हैं ना उनका वेट बढ़ा देते हैं। वेट बढ़ाना मतलब उनकी चांसेस अगले वाले में सिलेक्ट होने के बढ़ जाते हैं, ठीक है? मान लो मेरे पास 10 डेटा पड़ा है, 10 नंबर, मतलब समझ जाओ 10 डेटा है, ठीक है? तो उसने 8 सही बता दिए, अब 2 गलत थे। अब मैं क्या करूंगा, 2 जो गलत थे ना उनका वेट बढ़ा दूंगा। वेट बढ़ाने से क्या होगा, अगली ट्रेनिंग में उनके जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, फिर वो उधर ट्रेन हो जाएंगे ऐसे, ठीक है? तो ये ऐसे चलता है।
तो एक्चुअल में इधर पैरेलल नहीं चल रहा है काम, सीक्वेंशियली चल रहा है, एक खत्म होगा तभी दूसरा चालू होगा। बट बैगिंग में कैसा था, एक टाइम पे मल्टीपल चीजें चालू, ठीक है। तो ये होता है बूस्टिंग। बूस्टिंग पता चला? देखो ये यही सबसे मेन पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, इंक्रीज द वेट ऑफ द रॉन्गली क्लासिफाइड डेटा। जो गलत क्लासिफाई हुए उनका बढ़ा दो, एंड डिक्रीज द वेट ऑफ करेक्टली क्लासिफाइड। जो सही हो गए उनको तो मतलब ही नहीं वापस से ट्रेन करने, ऐसा, ठीक है। तो बूस्टिंग सबको क्लियर है? अब हाँ भाई। बूस्टिंग के अंदर दो आते हैं, एक आता है ग्रेडियंट बूस्टिंग और दूसरा आता है एडा बूस्ट। दोनों ही बूस्टिंग है, दोनों में सेम चीजें होती है, बस इसका जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ पे फोकस पे। ग्रेडियंट बूस्टिंग का फोकस है कि मैं एरर कैसे कम करूँ, और एडा बूस्ट का जो है, एडेप्टिव बूस्टिंग का फोकस कि वेट एडजस्ट वाला जो अभी हमने देखा, ठीक है। पता दोनों में क्या था? हाँ, तो इतना ही दोनों में, और ज्यादा तो डिटेल में आएगा नहीं। दोनों ही बूस्टिंग के अंदर आते हैं। ग्रेडियंट बूस्टिंग का फोकस रहता है कि मैं एरर कैसे कम करूँ, ठीक है। और एरर कैसे, ग्रेडियंट वाला अभी हमने जो पढ़ा, वो पढ़ा था ना अभी, एडजस्ट करता रहेगा ऐसा। और दूसरे वाले में एडा बूस्ट में ऐसा है कि वो वेट्स को एडजस्ट करेगा, जो अभी हमने पढ़ा। कौन से वाले? मिस क्लासिफाइड वालों को एडजस्ट करेगा, ठीक है। इतना ही था इसमें। तो बूस्टिंग और बैगिंग तो हो गया, लास्ट में एक स्टैकिंग भी आएगा। स्टैकिंग वाले में क्या है, जैसे ये मॉडल है, ठीक है। तो ट्रेनिंग से हमने अलग अलग मॉडल को ट्रेन किया, फिर वापस से जो इनका प्रेडिक्शन आया ना, उसका हमने एक नया सेट बनाया, और उससे ट्रेनिंग के मेटा मॉडल का एक मेटा मॉडल आता है, ठीक है। फिर मेटा मॉडल ही फाइनल प्रेडिक्शन करता है, डेट्स इट। मेटा मॉडल ही ना, हाँ, इसका दूसरा नाम भी होता है, मैं भूल गया, ब्लेंडर, ठीक है, ब्लेंडर, ठीक है। तो किया कुछ नहीं, इधर तक का तो पार्ट पूरा सेम ही है जो अभी तक चलता आ रहा है, ट्रेनिंग सेट से इनका जो आउटपुट आया है, जो भी प्रेडिक्शन आया, उससे हम एक नया ट्रेनिंग सेट बनाते हैं, और उस नए ट्रेनिंग सेट से हम मेटा मॉडल को ट्रेन करते हैं, फिर हमारा फाइनल प्रेडिक्शन आ जाता है, ठीक। अब आया रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट भी एकदम सिंपल है, ये अलग अलग ट्रेनिंग ली, फिर इधर इंसर्ट डिसीजन ट्री बना। डिसीजन ट्री अभी पढ़ा था ना, पहला टॉपिक। इस सबका जो भी आउटपुट आता है उसका एवरेज ले लो, और देन प्रेडिक्शन करवा। ये वर्किंग है। अब इधर रैंडम फॉरेस्ट नाम क्यों है पता? दो चीज की वजह से। पहले तो इधर रैंडम सैम्पलिंग होती है, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग मतलब बहुत पहले पढ़ा था हमने, दो तरह की सैम्पलिंग होती थी। एक रैंडम था, एक स्ट्रेटिफाइड था। स्ट्रेटिफाइड में क्या था, हम दिमाग लगाते थे, ऐसे ही कुछ चूज नहीं करते थे। रैंडम सैम्पलिंग मतलब ऐसे ही कुछ भी डेटा ले लो, तो इसमें रैंडम सैम्पलिंग होती है, ठीक। फिर चूज द एन नंबर डिसीजन ट्री, ये भी कितने डिसीजन ट्री बनाने वो भी हमारे हाथ में होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ट्रेनिंग डेटा लिया, अलग अलग में स्प्लिट करो, डिसीजन ट्री बना लो सबके, और सबका वोट कर लो या एवरेज कर लो, लास्ट में हमारे पास प्रेडिक्शन आ जाएगी। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म। तो देखो, डिसीजन ट्री आ सकता है। डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट लगभग सेम ही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं। डिसीजन ट्री जो है वो रैंडम फॉरेस्ट में यूज होता है, ठीक। अब मेन तो बैगिंग और बूस्टिंग ही है, और वो एकदम सिंपल है। बैगिंग ये रहा, डायग्राम से ही समझ आ जाता है पूरा बैगिंग में क्या हो रहा है, और बूस्टिंग में क्या करते हैं, जो गलत होते हैं उनका वेट बढ़ा के आगे पास करते हैं, बस, ठीक। कोई डाउट किसी को भी?